को केवल ईयर बस ध्यान रखना है, 30 अप्रैल 1977 से 24 जून 1977 तक। उस समय राज्यपाल थे सत्यनारायण सिन्हा और मुख्यमंत्री थे श्यामा चरण शुक्ल। श्यामा चरण शुक्ल। ठीक है। फिर दूसरी बार जब लगा 17 फरवरी 1980 से लेके 9 जून 1980 तक। सुंदरलाल पटवा और अर्जुन सिंह। सुंदरलाल पटवा मतलब पहले सुंदरलाल पटवा थे, फिर उस समय चुनाव ना हुआ, जैसा भी जो कुछ हुआ तो अर्जुन सिंह बन गए थे बाद में, क्योंकि अवधि फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 5 महीने की थी। 5 महीने में सरकार पलट दी गई। तो सुंदरलाल पटवा फिर अर्जुन सिंह, तो ध्यान रखना सुंदरलाल पटवा। फिर तीसरी बार जो लगा 15 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993 तक। तीसरी बार 15 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993 तक। उस समय राज्यपाल, एक मिनट, दूसरे नंबर के उसमें सीएम पुनाचा थे। पुनाचा राज्यपाल का नाम दूसरे राष्ट्रपति शासन के समय पुनाचा लिख लेना, पुनाचा। ये क्या है पुनाचा? पुनाचा सरनेम है। अच्छा, और सीएम समय क्या बताया? 1993। नहीं, ये दूसरे वाले का बताया हमने। दूसरे वाले का हम राज्यपाल नहीं बता पाए थे। 17 फरवरी से 1980, 9 जून 1980 तक। ठीक है। सीएम पुनाचा राज्यपाल थे और सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे। ठीक है। फिर 15 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993 तक तीसरा बार राष्ट्रपति शासन लगा था मध्य प्रदेश में। तो उस समय राज्यपाल कुंवर महमूद अली थे। कुंवर महमूद अली। और मुख्यमंत्री थे सुंदरलाल पटवा। और दिग्विजय सिंह भी थे। मतलब पहले सुंदरलाल पटवा फिर दिग्विजय सिंह, तो दोनों में से कोई आ जाए। तो जनरली प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1977 में। ठीक है। दूसरी बार कब लगा? 1980 में। तीसरी बार कब लगा? 1992 में। पूछा जाएगा दूसरी बार जब लगा था राष्ट्रपति शासन, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखना सुंदरलाल पटवा आ जाए तो वो भी सही है, और अर्जुन सिंह आ जाए तो भी सही है। ठीक है। फिर तीसरी बार जब लगा उस समय मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा फिर से बन गए थे और दिग्विजय सिंह थे। ठीक है। और राज्यपाल कुंवर महमूद अली थे। तो ये राष्ट्रपति शासन को ध्यान में रखना। अब आते हैं अपन मुख्यमंत्री के बारे में। कल अपन ने राज्यपाल के बारे में पढ़ा हुआ था, मुख्यमंत्री के बारे में समझते हैं। मुख्यमंत्री जो भी कार्यपालिका रहती है उसका मुखिया होता है। ठीक है। सदन का नेता होता है। हम्म। अब भोपाल गैस त्रासदी के समय, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, कब कब हुई थी? हेलो। 84 में, हेलो। 1982। हाँ। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हम्म। हम्म। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। लिखिए, भोपाल गैस त्रासदी के समय मुख्यमंत्री अर्जुन थे, अर्जुन सिंह। पहली मुख्यमंत्री कौन रही बताएंगे आप? एक बार ही एक मुख्यमंत्री बनी थी, कौन बनी थी? उमा भारती। उमा भारती पहली महिला मुख्यमंत्री थी।
मुख्यमंत्री की नियुक्ति सेक्शन 164 में की जाती है, मतलब 164 से संबंध है। जैसे अपना राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कौन सी धारा लगती है, कौन सा अनुच्छेद लगता है? वन कौन सा अनुच्छेद था महिमा मैडम? 153। 153 नियुक्ति का नहीं है। 155 था सर। 153 और 155 नहीं, 100 नियुक्ति के टाइम पे 155 155 है ना। तो इसमें 164 बताता नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए। ठीक है। मुख्यमंत्री का वेतन, राज्यपाल का वेतन कितना था? सैलरी 3.5 लाख। अब इनकी रहती 2,55,000 ऑन पेपर। ठीक है, और अंदर की तो करोड़ों अरबों रुपए कमा लेते हैं। 2,55,000। मुख्यमंत्री पहले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल पहले मुख्यमंत्री रहे। वो वर्तमान की तो मालूम ही है। ठीक है, फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी। बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न। भारतीय जनता पार्टी जो आई थी पहले कब आई थी? 1977 में आई थी। ठीक है, उसके पहले केवल कांग्रेस पार्टी हर बार, मतलब 1947 से लेके 1900, एक मिनट एक मिनट रुकना। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, ध्यान नहीं आ रहा कौन से थे पहले गैर। एक मिनट। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी थे, ध्यान रखना। पहले गैर कांग्रेसी मतलब उसके पहले जो जितने भी आते थे वो सब के सब कांग्रेस से ही थे। तो पहले गैर कांग्रेसी 1977 में बने हुए थे कैलाश चंद्र जोशी। फिर मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? 1 नवंबर, मतलब छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, मध्य प्रदेश में पहले शामिल था। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से शामिल अलग हो गया छत्तीसगढ़। तो जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ उस समय मुख्यमंत्री कौन रहे? दिग्विजय सिंह। तो लिखिए दिग्विजय सिंह छत्तीसगढ़ विभाजन के समय मुख्यमंत्री थे, मतलब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सबसे लंबा कार्यकाल कौन से मुख्यमंत्री का रहा, बताएं? सर मामा का। शिवराज सिंह चौहान सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बने हुए हैं, सबसे ज्यादा बार। ये अपने कौन से मुख्यमंत्री हैं?
मोहन यादव कौन से नंबर की? कौन सा विधानसभा चुनाव हुआ था? कल अपन चर्चा कर रहे थे कई बार। कौन सा? 16वां 16वां है ना, तो 16वीं विधानसभा है ये। तो 16वीं विधानसभा होगी, 16वें मुख्यमंत्री 19वें कौन से? 19वें होंगे ना सर, 19वें होंगे सर, ये 16वें क्यों होंगे? क्यों? देखिए मैंने पढ़ा तो था 19 क्या लिखा है? 1900। 18वीं नंबर का लिखा है शायद इसमें। एक मिनट देख लेना। खैर किसी में 18 भी लिखा, किसी में 16 भी लिखा, किसी में 19 भी लिखा। रहने दो इस क्वेश्चन को। 16वीं विधानसभा है ये बस ध्यान रखना। हमारी में 18वां लिखा है, हो सकता है आपके, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। अब आगे देखें। हम कुछ फैक्ट बता दे रहे हैं, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट होगा वो लिखवा दें। जैसे पहले अपने मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल ने भारत छोड़ो आंदोलन की 1942 में हुआ था, उस समय प्रमुख भूमिका निभाई हुई थी। ठीक है। फिर इनको मध्य प्रदेश का पुरोधा कहा जाता है, लिख लीजिए ये। रविशंकर शुक्ल को मध्य प्रदेश का पुरोधा कहा जाता है। पुरोधा, पुरोधा मतलब वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। फिर जबलपुर में, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, जबलपुर से एक शारदा पत्रिका निकलती थी 1922 में। तो द्वारका प्रसाद मिश्र चौथे नंबर के मुख्यमंत्री हुए। ठीक है, लिखिए पहले द्वारका प्रसाद मिश्र, साइड हेडिंग डाल लें, फिर डैश करके लिखें। इनको चाणक्य कहा जाता था, चाणक्य। और जबलपुर से शारदा पत्रिका का ये संपादन करते थे। ये शारदा पत्रिका का संपादन कौन से मुख्यमंत्री करते थे, ये एक बार पूछा गया हुआ था, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। शारदा पत्रिका का करते थे। पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा हुआ था उस समय मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन थे, बताइए। पहली बार जब राष्ट्रपति शासन, उसमें मुख्यमंत्री कौन थे? अब लिखिए, प्रकाश चंद्र सेठी। प्रकाश चंद्र सेठी। एशियाई विकास बैंक के, एशियाई विकास बैंक में भारत के गवर्नर नियुक्त हुए थे। मतलब एशियाई, एडीबी बैंक होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसमें भारत के गवर्नर थे ये प्रकाश चंद्र सेठी। भोपाल गैस कांड के समय कौन थे मुख्यमंत्री? लिखिए, फूलन देवी का जब आत्मसमर्पण किया था उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। फूलन देवी एक डाकू थी, ठीक है, उस समय वो फूलन देवी का जब आत्मसमर्पण किया उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। बुलडोजर के नाम से कौन से मुख्यमंत्री फेमस हैं? बुलडोजर, बताइए। बुलडोजर के नाम से बाबूलाल गौर। लिखिए, बाबूलाल गौर को बुलडोजर के नाम से फेमस है, ये मुख्यमंत्री रहे।
ठीक है। फिर आगे सबसे लंबा कार्यकाल शिवराज सिंह का, ये तो अपन बता चुके हैं। बस ये इतने फैक्ट जो थे। हाँ, ये वाला बहुत पूछा जाता, गैर कांग्रेसी नेता कौन थे पहले। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? कैलाश चंद्र। ये बहुत आता है ये प्रश्न, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब आते हैं अपन न्यायपालिका पर। अभी अपन ने राज्यपालिका के बारे में पढ़ा, अब आते हैं अपन न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब होता है अपना हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बोले, जिला कोर्ट बोले, ग्राम न्यायालय बोले। ठीक है। तो इसमें तो अपना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें कुछ एक पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है। न्यायपालिका में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय बताओ कहाँ पर है? हाई कोर्ट जबलपुर में। और खंडपीठ कहाँ पर है? ग्वालियर और इंदौर। ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसके लिए अनुच्छेद 214 लगता है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद मतलब सेक्शन 214 लगता है। ठीक है। जबलपुर में इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई। जब मध्य प्रदेश बना हुआ था, मध्य प्रदेश का जब स्थापना हुआ था, उसी समय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय बना 1 नवंबर 1956 को। सर अनुच्छेद बता दीजिए। 214। 214 ना? हाँ। फिर राज्य न्यायिक अकादमी, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में है। लिख लिए, राष्ट्रीय नेशनल जस्टिस एकेडमी भोपाल में है। राष्ट्रीय वाली जो है वो भोपाल में, नेशनल वाली, और राज्य न्यायिक एकेडमी जबलपुर में है। जैसे अपन उस तरफ जाते ना घमापुर से कहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ, तो बीच में एक बड़ी अच्छी सी बिल्डिंग पड़ती है, वो राज्य न्यायिक एकेडमी जबलपुर में है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय यदि पूछा जाए तो भोपाल में, और राज्य का पूछा जाए तो जबलपुर में। जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट बना हुआ है जबलपुर में, ठीक है, उसको जो डिजाइन किया हुआ, जो अपन को डिजाइन देखने में आती है, वो हेनरी एरविन द्वारा तैयार किया गया था। लिखिए, हाई कोर्ट भवन की डिजाइन हेनरी एरविन ने किया हुआ था। और जो हाई कोर्ट बिल्डिंग है उसका निर्माण करने के लिए राजा गोकुल दास, ये राजा गोकुल दास जबलपुर के एक बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे। इनने जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जबलपुर में देखने मिलती हैं जो ऐतिहासिक हैं, जैसे राजा गोकुल धर्मशाला भी है इंदिरा मार्केट में। ठीक है। और इनने ये भी बनाया था, हाई कोर्ट के निर्माण में धन का सहयोग दिया हुआ था। ठीक है। राजा गोकुल दास ने हाई कोर्ट बनवाने के लिए धन मतलब पैसा मनी दिया हुआ था। अब पहले न्यायाधीश, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश, लिखिए, एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला। ये राष्ट्रपति भी रहे देश के और उपराष्ट्रपति भी रहे, और ये प्रथम राज्यपाल भी रहे, सॉरी राज्यपाल नहीं, न्यायाधीश रहे, जस्टिस जिसको बोलते हैं।
हेलो, हाँ बोलो। क्या कह रहे हैं सर? हाँ हाँ, एक मिनट मैडम, एक मिनट। हाँ जी बोलो। पहले हाँ हाँ, न्यायाधीश, राष्ट्रपति और राज्यपाल। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नाम क्या बताएं? एम हिदायतुल्लाह। हाँ, एम हिदायतुल्लाह। जब तक ज्वाइन नहीं और करेगा तब तक नहीं और कर ये सकते। जबलपुर की डिजाइन के नाम क्या बताया था? हेनरी, पूरा नाम क्या बताया तुम? हेनरी अरविंद। एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता, मतलब कहने का। कल हमारी बात भी हुई थी। नहीं कर सकते ना। कल यही बात हो रही थी, एडी ऑफिस हम गए थे, तो वहां पर भी यही बात चल रही थी। मतलब हमने सर से पूछा ऐसे ही, वो अलकेश सर अकेले बैठे थे, तो हमने कहा सर यदि कोई ज्वाइन करने वाला है, अभी किया नहीं है, तो उसको फॉलो आउट कर सकते हैं क्या? तो कोई कहा नहीं, जब तक उसने ज्वाइन नहीं किया हम फॉलो आउट करने का अधिकार नहीं है। हो सकता ना है, कुछ भी हो सकता। हाँ, एक बार भैया पहले समझ लेना, एक तो दिक्कत हो जाएगी। लिखित नहीं, लिखित में सब होना चाहिए। पवन तिवारी हर जगह टांग अड़ाता है, मतलब जो नियम के अनुसार है। अपन तो चाहते हैं कि सब अच्छा हो जाए, लेकिन फिर इसमें फंसना हो जाएगा। या फिर क्या ना, पवन तिवारी से लिख के दे दो। प्रैक्टिकली तो ऐसा होना चाहिए, अब इंटरनली फिर कुछ भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ धन्यवाद। चलिए, एम हिदायतुल्ला थे और वर्तमान में सुरेश कुमार कैथ हैं। सुरेश कुमार कैथ वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं सुरेश कुमार कैथ। ठीक है, अब सर अभी पेपर में आया था संजीव सचदेवा, वो कौन है? क्या क्या? संजीव सचदेवा वो कौन है? वो भी तो न्यायमूर्ति। अभी आया था कुछ समय पहले पेपर में। कब आया था? ये शायद उन्होंने कार्यभार ये 17 जुलाई को ग्रहण नहीं, किया तो है ये तो 2025 को। एकदम लेटेस्ट है मैडम, लेटेस्ट एकदम नहीं पूछा जाता। मतलब अपन को पिछले 5-4 महीने पहले का करना है। ठीक है, एक मिनट, और अच्छा, हम चैट हाँ जीपीटी से पूछ ले रहे हैं। हाँ, पर 2025 का है सर ये। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? हाँ, 2 जून को इनने संजीव सचदेवा ने ग्रहण किया हुआ है, तो ये वर्तमान में है। लेकिन 2 जून मतलब अभी लेटेस्ट हो गया, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन इसके पूर्व में सुरेश कुमार कैथ ही थे। ठीक है, वर्तमान में लेकिन सचदेवा है, संजीत सचदेवा। ठीक है, बस इससे रिलेटेड यही आता है। चलिए, अब अपन कल से पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे, पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है। अब अपना जो आज आ गया है शायद इंटरव्यू के लिए नहीं, एग्ज़ाम्स का डेट वही है, 2 अगस्त ही है, लेकिन सेंटर इंदौर भोपाल में रहेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है।
सेंटर इन लोगों ने इंदौर भोपाल दे दिया है। तो एक वीडियो हमने देखा था उसमें यूट्यूब पे, तो बोले लगे इसका प्रमुख कारण कम कैंडिडेट होना है, लेकिन हमें नहीं लग रहा कितने कम कैंडिडेट होंगे। और हालांकि ये बात सही बोल रहे हैं कि कम कैंडिडेट होते हैं तभी ऐसा किया जाता है। हाँ ये सही है। और सब सब्जेक्ट में क्या, हिंदी इंग्लिश सब में कम कैंडिडेट होंगे। अब इनने तो फर्स्ट फेज वाला ये फर्स्ट फेज वाला तो शुरू होने वाले हैं इन लोग के एग्जाम, मतलब जो छोटे हाँ छोटे सब्जेक्ट, वो तो उनका इंदौर ही है सेंटर। हाँ। ठीक है, क्योंकि अपने साथ जो 2 तारीख को है तो पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स सबका है, तो ये सब इसमें सब में कम कैंडिडेट होंगे। अब ऐसा बोला जा रहा है तो होगा ऐसा, क्योंकि ज्यादा होता तो ज्यादा शहर देते। हाँ। अब मतलब वहीं पर सेंटर बढ़ा देंगे भोपाल में ही, मतलब स्कूल्स वगैरह दे देंगे। स्कूल कॉलेज पूरे हो जाएंगे भोपाल। लेकिन तब पर भी अब जबलपुर भी, पहले तो सागर भी था, तो सागर को तो हटा दिया, फिर जबलपुर के भी मतलब 20, 25, 30 सेंटर तो होते ही, 20, 25, 30 के करीब ग्वालियर के होते, मतलब मान के चलो 70 से 80 सेंटर इंदौर भोपाल में रख रहे हैं। मान लो यदि संख्या इतनी बढ़ती तो संख्या नहीं होगी, ऐसे ही हो सकता है, ये इसी कंडीशन में होता है। और कम हो जाएंगे भोपाल इसमें सेंटर दूर होने के कारण। कम लोग जाएंगे, इनकी तैयारी नहीं होगी तो वो जाएंगे ही नहीं। वैसे नेगेटिव मार्किंग, वैसे नेगेटिव। चलिए अब आगे देखते हैं। कल अपन इनकम टैक्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। हाँ, कल आप सेक्शन के बारे में पूछ रही थी, है ना, तो सेक्शन लिख लें। सबसे पहले तो लिखें सकल आय का सेक्शन 14 होता है, 1414। ग्रॉस इनकम का सेक्शन 14। फिर कुल आय का, एक मिनट, सेक्शन ऑफ आईटी, कुल आय, एक मिनट, सेक्शन 4 ऑफ आईटी, कुल आय का सेक्शन कौन सा होता है? टोटल इनकम का सेक्शन कौन सा होता है? कुल आय का सेक्शन 5 हो, नहीं, देखो जो सेक्शन 4 होता है वो होता है आयकर लगाने का, ये सब लिखते जाना, आयकर लगाने का, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। फिर सकल ग्रॉस इनकम का तो पता है 14 होता है। फिर टोटल इनकम का 5 बता रहे हैं। सर आयकर लगाने का कौन सा बताया? आयकर का 4 होता है, 4। नहीं दे बता रहे, अभी आएगा कहीं पर, हमने लिखा हुआ अभी मिल नहीं रहा है। नहीं सर, इसमें क्या होता है, जो धारा 80 से 80 तक की जो डिडक्शन होती है उसको घटाने के बाद जो आता है उसको अंडर सेक्शन में दी जाती है। नहीं मैडम, सेक्शन होता है, जैसे अपन सकल आय का रहता है ना, 14 बताया, ऐसे ही टोटल इनकम का हमने कहीं मेंशन किया होगा, अभी मिल नहीं रहा, वो आगे आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो अपना पहला हेड कौन सा होता है? सैलरी, ठीक है, वेतन। वेतन का सेक्शन लिख लो 15 से 17, महत्वपूर्ण है ये सेक्शन, 15 से 17। 50, कल हमने कुछ और बताया था शायद ना, कल हमने बताया था कुछ और बताया था, तो ये ध्यान रखना 15 से, तो उसको 15 से 17 कर लो, ठीक है, 15 से 17 ध्यान रखना। फिर
मकान संपत्ति हाउस प्रॉपर्टी की सेक्शन है 22 से 27, 22 से 27 तक। ठीक है, फिर अगला हेड कौन सा होता है? व्यवसाय एवं पेशे से आय, उसकी सेक्शन होती है 28 से 44, 28 से 44, 28 to 44। फिर उसके बाद आता है पूंजी लाभ कैपिटल गेन, उसकी सेक्शन होती है 45 से 55 तक, 45 से 55 तक। फिर अदर सोर्स मतलब अन्य साधनों से आय की वो रहती है 56 से 58 तक, 56 से 58, 56 to 58। अब इन सेक्शन को याद करना है अपन को, ठीक है। पहली वाला क्या है? सैलरी। सैलरी की सेक्शन क्या है? 15 से 17। हाउस प्रॉपर्टी की है 22 से 27, ठीक है। फिर देखो 27 से तुरंत बाद आओ 28 पर, 28 से लेके 44 तक, 28 से 44 तक ये है व्यवसाय से। फिर 45 से लेके 55 तक ये होती पूंजी लाभ से, और फिर 56 से 58 तक अदर सोर्सेज पर, ठीक है। तो ये सेक्शन हो गई। अब आगे आते हैं अपन, कल अपन ने, हाँ कल हमने हाउस प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों से बोला हुआ था कि पढ़ के आइएगा, ठीक है। तो सोनिका मैडम बताइए। मैं नहीं पढ़ पाई। अच्छा, नीलिमा मैडम पहली दिन आई हुई हैं काफी दिनों के बाद, ठीक है। ज्योति मैडम, हमने भी नहीं पढ़ा अभी। लो बीना मैडम, बीना मैडम, बीना मैडम, मैंने थोड़ा बहुत बस देखा है सर। तब पर भी थोड़ा सा बताओ। देखिए कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10(13)A में एग्जेम्पशन रहता है, और ये देखा है कि जो इसके जो मेथड्स होते हैं इसमें एम्प्लॉइज को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है कि लिविंग इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज और एक है लिविंग इन अदर प्लेसेस। एक मिनट, ये इसको ऐसे नहीं कर सकते। ये तो आपने थर्ड स्टेप बताया, फर्स्ट और सेकंड स्टेप नहीं बताया अभी। चलिए एक बार देख लें कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी सॉरी क्या, HRA का मतलब क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस, मतलब जो नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को कैश के फॉर्म में दिया जाता है उसको HRA बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। HRA में सबसे पहले सैलरी का मतलब ध्यान में रखना। सैलरी मतलब वेतन बराबर क्या होता है? सैलरी बराबर होता मूल वेतन बेसिक सैलरी प्लस DA अंडर टर्म्स मतलब महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अनुसार, प्लस कमीशन ऑन सेल्स। पहली बात, ठीक है। सैलरी का मतलब क्या? सैलरी में 3 चीजें लेनी है। क्या क्या लेनी है? मूल वेतन, दूसरा महंगाई भत्ता, वो भी सेवा शर्त वाला यदि हो, लिखा रहता है, ठीक है। अपन को केवल लर्न बस करना है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करना है। तो सेवा शर्तों वाला महंगाई भत्ता प्लस विक्रय पर कमीशन। अब आगे देखो, अब अपन क्या करते हैं, पहले प्राप्त मकान किराया भत्ता, प्राप्त HRA लिखते हैं, ठीक है। फिर रेंट दूसरा पॉइंट, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। क्या बोला? किराया माइनस सैलरी का 10%। अभी अपन ने सैलरी का मतलब क्या होता है? जो ऊपर वाली सैलरी देगी, सैलरी HRA सॉरी DA प्लस कमीशन ऑन से, उसका 10%। रेंट मतलब किराया, किराया दिया जाएगा क्वेश्चन में, किराया में से 10% सैलरी माइनस कर दें, जितना भी आएगा उसको ले लेंगे। पहला पॉइंट क्या था? वास्तविक HRA। दूसरा पॉइंट है रेंट माइनस 10% सैलरी,
ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, यदि मकान मेट्रो सिटी में है, ये आता है प्रश्न, यदि मकान मेट्रो सिटी में है तो सैलरी का 50% लेना, ठीक है। और मेट्रो सिटी के अलावा यदि कोई शहर है, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, कोई भी है, मेट्रो सिटी मतलब 4 सिटी हैं अपनी, ग्वालियर, कौन कौन सी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। यदि ये शहर है तो 50% लेना, और इसके अलावा और कोई शहर है तो वेतन का 40% लेना है, ठीक है। 3 कंडीशन, 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट एक्चुअल, पहले तो सैलरी का एक्चुअल HRA, ठीक है, वो लिखा, वो क्वेश्चन में दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, रेंट माइनस 10% सैलरी, तो रेंट मतलब मकान का किराया माइनस सैलरी का 10%, माइनस का जो भी आएगा उसको लिख लेंगे। फिर यदि शहर मेट्रोज है तो 50%, अदर हो तो 40%, ठीक है। तो ये तीनों में जो कम होता है उसको लेते हैं। हाँ, जो तीनों में कम रहता वो कर मुक्त होता है, कर मुक्त होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये तो हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना, यदि मकान खुद का है, यदि मकान खुद का है, खुद के मकान में यदि कर्मचारी रह रहा है तो पूरा का पूरा मकान किराया भत्ता कर योग्य होता है। मान लो मकान हमारा खुद का है जिसमें हम रह रहे हैं, तो मकान किराया भत्ता पूर्णतः कर योग्य होगा, ये कंडीशन लिख लें। अब आगे चलते हैं। अपन कल अपन पढ़ रहे थे सैलरी के बारे में, सैलरी में अपन ने, हाँ, कर्मुक्त होगा या कर योग्य होगा, यदि खुद का कर्मचारी खुद का मकान रहेगा तो पूर्णतः कर योग्य होगा, मतलब जितना भी भत्ता मिलता वही कर योग्य हो जाता पूरा, जितना भी उसको मकान किराया भत्ता मिलता, अपन को कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता यदि मकान का खुद का है, ठीक है। तो जितना HRA मिलता है वही पूर्णतः कर योग्य होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। भैया उसमें ऐसा भी है ना कि मकान किराया भत्ता अगर खुद का है तो क्या कहते हैं, वो तो कर योग्य होगा, पर वो एक मकान पे उसको छूट मिलती है। अरे वो तो एक मकान है, हाउस प्रॉपर्टी पर क्यों जा रही तुम, हाउस प्रॉपर्टी कब पढ़ेंगे अपन, जब मकान खुद का है, ठीक है। वो अपन दूसरा पार्ट है, मतलब दूसरे आएगा, ठीक है। अब आगे देखो, क्या बता रहे थे, कल अपन ने परक्यूसिट्स देखे थे, परक्यूसिट्स मतलब अनुलाभ। अब अनुलाभ की लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है। अनुलाभ परक्यूसिट्स बोलते हैं, मतलब क्या होता है, मतलब यदि कर्मचारी को कोई सुविधा दी जा रही है तो उसको अपन अनुलाभ कहेंगे, ठीक है। जैसे मोटर कार, ठीक है, मोटर कार क्या है, एक सुविधा है, तो यदि ये दिया जाए तो ये परक्यूसिट्स है। फिर मान लो कंपनी की तरफ से मोबाइल दिया, क्रेडिट कार्ड दिया, तो ये सारे के सारे क्या अनुलाभ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो कुछ एक पॉइंट लिख लें अनुलाभ के बारे में। गिफ्ट 5,000 रुपए तक कर मुक्त होते हैं, गिफ्ट। नाश्ते की सुविधा पूर्णतः कर मुक्त है, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लेकिन भोजन की सुविधा, मील फैसिलिटी या मील परक्यूसिट्स 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कर मुक्त होता है, exempted up to 50 rupee for each day। भैया कर मुक्त ना, हाँ।
ठीक है। अब कार के बारे में, कार की बहुत बड़े रूल्स हैं, तो इसलिए वो लिखवाना उचित नहीं समझ रहे हैं हम, क्योंकि जनरली आता नहीं है। रहने दो उसको, कार सुविधा के बारे में, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, तो अपने पास समय भी नहीं है फिर। अब ये हो गए अपने क्या, परक्यूसिट्स। परक्यूसिट्स मतलब सुविधा, रेंट फ्री हाउस जिसको बोलते हैं। रेंट फ्री हाउस में हाँ ये लिख लें, रेंट फ्री हाउस के बारे में लिखें, मकान किराया मुक्त मकान बोलते हैं। देखो एक HRA है और एक RFH है, इसको रेंट फ्री हाउस, किराया मुक्त मकान। फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखें, यदि कर्मचारी सरकारी हो, यदि कर्मचारी सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो लिखो RFH बराबर, मतलब रेंट फ्री हाउस बराबर सरकारी नियमों के अनुसार, सरकारी नियमों के अनुसार मकान का मूल्य, मतलब हाउस वैल्यू अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा हो। फिर हाँ, यदि मकान, सेकेंड पॉइंट डालें, प्राइवेट कर्मचारी के लिए, प्राइवेट कर्मचारी के लिए पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वही बस लिखवा रहे हैं, बाकी बहुत सारी चीजें वो हम सब नहीं लिखवा रहे हैं। तो पहला पॉइंट है एक मिनट, बुक लानी पड़ेगी, एक मिनट, हम बुक लेके आ रहे हैं। ये लिखें, पहला पॉइंट डाल के लिखें, यदि जनसंख्या, शहर की जनसंख्या 25 लाख से अधिक हो, पॉपुलेशन ऑफ सिटी अबव 25 लाख, तो वेतन का 15% लेते हैं। यदि शहर की जनसंख्या 25 लाख से अधिक हो तो वेतन का 15% लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट लिखें, यदि जनसंख्या 10 से 25 लाख हो तो वेतन का 10% लेते हैं, ठीक है। और 10 लाख से कम है तो वेतन का 7.5% लेते हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। उसमें पूछा जाए यदि जनसंख्या 15 लाख है, बताइए यदि 15 लाख जनसंख्या है तो वेतन का कितने प्रतिशत लेंगे रेंट फ्री हाउस में? 10%, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अपन। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा हमने समराइज किया हुआ है।
सैलरी के बारे में। अब ठीक है, अब सैलरी में ये बात ध्यान रखिएगा, 75,000 की डिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। लिखो अगला पॉइंट डाल के, वेतन के अंतर्गत 3 छूटें मिलती हैं। ठीक है, पहली है 16 ब्रैकेट में लिखना 1, 16(1) के अनुसार 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब इतना माइनस कर ही देते हैं अपन। ठीक है, फिर 16(2) में एंटरटेनमेंट अलाउंस, मतलब मनोरंजन भत्ता की छूट, डैश करके लिखेंगे, केवल सरकारी कर्मचारी को मिलती है, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब ये एंटरटेनमेंट अलाउंस की छूट मिलेगी 5,000 रुपए तक। ध्यान रखना, 5,000 रुपए तक कर मुक्त होती है राशि, मतलब डिडक्शन मिलती है। फिर आता है 16(3), 16(3) प्रोफेशनल टैक्स, जो अपन लोग का कटता है ना कहीं कहीं किसी किसी कॉलेज में, तो वो 16(3) के अंतर्गत आता है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स ठीक है, तो इस प्रकार से अब कुछ और फैक्चुअल क्वेश्चन है वो और लिख लें। है तो बहुत कुछ पढ़ाने के लिए, लेकिन अपन कुछ समराइज करके पढ़ना है। हाँ, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड के ब्याज जो लगता है, प्रमाणित मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट 9.5% से अधिक लगता है। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में ब्याज 9.5% से अधिक लगता है। मीन्स इंटरेस्ट ऑन RPF, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इज चार्ज अबव 9.5%। फिर शिक्षा भत्ता, एजुकेशन अलाउंस, जो एजुकेशन अलाउंस है वो 100 रुपये प्रति माह है, 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चाइल्ड, मतलब 100 रुपये प्रति माह है। ठीक है, 2 बच्चों के लिए अधिकतम मिलता है। छात्रावास भत्ता, हॉस्टल अलाउंस, 300 रुपये प्रति माह। कंडीशन वही रहेगी, 2 बालक होना चाहिए, हर एक बालक के लिए 300 रुपये छात्रावास, हॉस्टल अलाउंस। फिर जनजाति क्षेत्र भत्ता 200 रुपये प्रति माह मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने 600 रुपये बोला ना आपने, 600 रुपये काय का, 200 रुपये। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे आता है अपना मकान संपत्ति से आय। ठीक है, मकान संपत्ति से आय हेडिंग डाल लें, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके लिए कौन सी सेक्शन लगती, कहां से कौन सी धारा लगती है? नीलिमा मैडम,
हाँ 22 से 27 तक, ठीक है। अब हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, मीनिंग मत लिखना, केवल ध्यान रखना क्या होता है। जो हाउस हमारा रहता है, ठीक है, उस हाउस के 3 यूज हो सकते हैं, अच्छे समझना। जो मकान हमारा खुद का हो, ठीक है, उस पर हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो हाउस 3 प्रकार के होते हैं। पहला, मकान यदि खुद का हो, मकान खुद का हो और उसको किराए पर, खुद का तो होगा ही तभी तो हाउस प्रॉपर्टी में आ रहा। यदि मकान का यूज किस प्रकार से हो रहा है ये देखना। मकान यदि स्वयं के रहने के लिए यूज हो रहा है, लिखो, हाउस 3 प्रकार के होते, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाउसेस। फर्स्ट वन, स्वयं के रहने के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड, डैश करके लिखें। एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य नील होता है, वार्षिक मूल्य नील होता है इसमें। दूसरा लिखें, लेकिन उसमें नोट डाल के लिख लें, लेकिन ऋण पर ब्याज की कटौती दी जाती है, बट इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज्ड। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, यदि मकान खुद के व्यवसाय के लिए हो, खुद के व्यवसाय के, इफ हाउस इज यूज फॉर ओन बिजनेस देन हाउस प्रॉपर्टी विल बी नील, तो मकान संपत्ति का मूल्य नील होगा। फिर अगला, यदि मकान किराए पर दिया गया, यदि मकान किराए पर दिया गया हो तो लिखें हम नीचे, वार्षिक मूल्य, वार्षिक मूल्य कैसे निकालते हैं, एनुअल वैल्यू। 3 वैल्यूज रहती हैं, 3 कौन कौन सी, नगर पालिका मूल्य, उचित किराया मूल्य और प्राप्त किराया। इन तीनों में जो ज्यादा रहता है वो सकल वार्षिक मूल्य कहलाता है। अच्छे समझते जाना। सबसे पहले अपन को ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ती है। सकल वार्षिक मूल्य, सकल वार्षिक मूल्य कैसे निकालते, 3 वैल्यू दी रहेंगी, क्या क्या, नगर पालिका मूल्य म्यूनिसिपल वैल्यू, उचित किराया फेयर रेंट और प्राप्त किराया एक्चुअल रेंट। इन तीनों में जो जाता रहता है वो सकल वार्षिक मूल्य कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखो, सकल वार्षिक मूल्य में से हम नगर पालिका कर माइनस कर देते हैं, म्यूनिसिपल टैक्स। तो प्रश्न आता है कि म्यूनिसिपल टैक्स किसके द्वारा देना चाहिए, तो म्यूनिसिपल टैक्स या नगर पालिका कर मालिक के द्वारा ही भुगतान होना चाहिए। ध्यान रखना, किराएदार द्वारा यदि भुगतान हो रहा है तो फिर नहीं लेंगे, मकान मालिक के द्वारा उसका भुगतान होना चाहिए, तभी वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले अपन ने क्या निकाला, GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फिर माइनस क्या किया, माइनस क्या किया अपन ने, नगर पालिका कर, म्यूनिसिपल टैक्स। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद जो आता है वो कहलाता वार्षिक मूल्य, एनुअल वैल्यू कहलाता है, ठीक है। ये किस कंडीशन में बता रहे हैं, जब मकान किराए से उठाया गया हो, यदि मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, मतलब खुद के रहने के लिए हो, या फिर बिजनेस के पर्पज से किया तो फिर कुछ नहीं करना अपन को, ये केवल किराए से उठाता है तब करते हैं। हाँ, तो वार्षिक मूल्य आ गया। अब वार्षिक मूल्य आने के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है।
स्टैंडर्ड मतलब वैधानिक छूट, वो 30% रहती है। तो लिख लेना, वैधानिक छूट 30% माइनस करना पड़ता है वार्षिक मूल्य से। और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन भी माइनस करना पड़ता है, और जो आता है वो हाउस प्रॉपर्टी कहलाता है, मतलब मकान संपत्ति से आय कहलाता है। एक बार फिर से देख लें, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकालेंगे। मकान 3 प्रकार के होते हैं। पहला मकान यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड हो तो अपन को एनुअल वैल्यू नील करना, इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट दी जाती है, वो अलग नियम के अनुसार आती है। यदि मकान का यूज व्यवसाय के लिए यूज हो रहा, स्वयं के व्यवसाय के लिए, ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी नील ही रहेगी, उसमें कुछ भी नहीं निकालना पड़ता। यदि मकान लेट आउट हो, लेट आउट मतलब किराए से दिया गया, तो जब लेट आउट हो तो पहली कंडीशन क्या देखना पड़ता है, GAV निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कैसे निकालते हैं, 3 किराया दिए रहेंगे, उचित किराया, वास्तविक किराया और नगर पालिका मूल्य। इन तीनों में जो ज़्यादा रहता है उसको लिख लेते हैं। माइनस क्या करेंगे, नगर पालिका कर। नगर पालिका कर भी ध्यान रखना किसके द्वारा भुगतान होना चाहिए, किराएदार द्वारा, मालिक के द्वारा। कौन सा लेते हैं अपन, मालिक वाला लेंगे। किराएदार वाला होगा तो अपन फिर कुछ नहीं करेंगे, माइनस। ये माइनस करने के बाद जो आता वो एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य कहलाता है। फिर इसमें से अपन क्या माइनस कर देते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और इंटरेस्ट ऑन लोन की कटौती कितनी, जो जितनी दी गई हो, तो अपना क्या आता है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आती है। समझ में आया, ये अपना एक नियम हो गया हाउस प्रॉपर्टी निकालने का। हाँ, अब इसमें कुछ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिखिए अब आगे। हाउस प्रॉपर्टी मकान संपत्ति से आय के अंतर्गत वैधानिक छूट स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए 24 धारा लगती है। अंडर सेक्शन 24 इज चार्ज। वैधानिक छूट कितने % की रहती है हाउस प्रॉपर्टी में, नीलिमा मैडम? सर 30%। 30%। इसके लिए कौन सी डिडक्शन लगी, अंडर सेक्शन 24E, ब्रैकेट में E लिख लेना। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कौन सी सेक्शन लगती, 24B। ये ध्यान रखना, ये सेक्शंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हाउस प्रॉपर्टी का अपन ने किया हुआ है। अब उसके बाद कल अपन करेंगे बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब व्यवसायिक से